ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी हुई लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो आपके पास वो सिम स्लॉट निकालने वाली पिन होगी क्या? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपने बैग से एक नया मोबाइल निकाला और एक नया सिम निकाला। मैंने भी अपने क्रॉस बैग में से निकाल कर उसको पिन दे दी थी। उसने अपने नए मोबाइल में नई सिम डाली और मेरी पिन मुझको वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर पूछा, आपको कोई परेशानी है? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिखाया। मैंने उसे कहा, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक्टिव होने के बाद आपसे आईडी वेरिफिकेशन मांगेगा और फिर आप इसके बाद उसको यूज़ कर सकती हैं। वो कुछ बुदबुदाई और बैठकर एक हाथ से अपना दूसरा हाथ दबाने लगी। मुझे एहसास हुआ कि ये किसी परेशानी में। मैंने फिर उससे पूछा, आप किसी परेशानी में, आपको कहीं फ़ोन करना है तो आप मेरे फ़ोन से कर सकती हैं। उन्होंने कहा, नहीं फ़िलहाल नहीं, थैंक यू, बट ये सिम किस नाम से है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब सिम स्टार्ट हो जाएगी तो आप पता कर सकती हैं कि सिम किसके नाम से है, फिर आप वेरिफिकेशन कर सकती हैं। उसने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ एक दिन के काम से। आप दिल्ली में रहती हैं क्या? लड़की बोली, नहीं, मेरा दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्यों, मतलब? वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं आज हूँ और दिल्ली से मुझे तीसरी गाड़ी पकड़नी है, उसके बाद फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद मतलब किस कैद से? ये मासूम सी छोटी सी बच्ची किस चीज़ से आज़ाद होना चाहती है? मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि मतलब किस तरह की कैद से आज़ाद? बोली, वही जिसमें हर लड़की कैद होती है, जहाँ माँ बाप बोले शादी कर लो, जैसे कहें वैसे रहो, ऐसा ना करो वैसा ना करो। तो मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर मैंने अपने ताज्जुब को छुपाते हुए हंसते हुए पूछा, अकेले भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई है नहीं? बोली, अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई है। पर मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, कौन? दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ूंगी, उसके बाद फिर अगले स्टेशन पर मुझे वो मिलेंगे जिनके साथ मैं आगे चली जाऊंगी, उसके बाद फिर हम किसी को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, अच्छा, तो प्रेम का मामला है? बोली, हाँ जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की थी। ये बात सुनकर वो खुश हो गई। वाह, मतलब कब, कैसे? मैंने कहा, कब कैसे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो उसने सतर्कता बरतते हुए कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं मेरे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा या 4 गुस्सैल बड़े बड़े भाई। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, तो फिर तो मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। भाई, मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, रीना, मीना, टीना या कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे एक टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए उसको बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? बोली, 18 साल की। मैंने कहा, मतलब भागकर शादी करने की उम्र हो गई तुम्हारी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो गए थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 28 वर्ष है और यानी कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लगते तो नहीं हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम भाग कर आई हो, पर तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता की कोई शिकन नहीं नजर आ रही है, मतलब इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो बोली कि मुझे उन जनाब ने पहले ही समझा दिया था कि घर से जब निकलना तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घर वालों के बारे में मत सोचना, सिर्फ अपने और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना और आगे बढ़ती रहना। मैंने कहा, ओह। फिर मैंने चुटकी ली कि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहना? तो वो हंसने लगी, बोली कि नहीं, ये शायद भूल गया होगा वो। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा कि वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है, मतलब जिस तरह से उसने तुम्हें घर से रवाना किया, नया मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई, काफ़ी टैलेंटेड है। बोली, जी हाँ, वो बहुत टैलेंटेड है, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं और मेरी एक बेटी है, ये देखो तस्वीर उसकी। मेरे फ़ोन में बच्ची की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह सो क्यूट। हाँ। फिर मैंने उसे बताया कि जब ये पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में जॉब करता था, अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी, पर फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी।
उसने कहा क्यों, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा वो जब मैंने पहली बार बच्ची को गोद में उठाया तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर था, पर वापस जाना था, पर वापस जा ना सका। उधर मैं दुनिया भर की दौलत कमा लेता, इधर मेरी बच्ची का बचपन खर्च होता जाता, तो कहाँ मेरी 2 टके की नौकरी और कहाँ इसका लाखों का बचपन। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उसने कहा कि बीवी बच्चों को साथ भी तो ले जा सकते थे। मैंने कहा हाँ ले जा सकते थे, पर वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता, काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ता, और उस समय मेरी स्थिति वो नहीं थी। उस समय मेरे सामने 2 ही स्थिति थी, या तो मैं परिवार चुनता या तो नौकरी चुनता। तो मैंने परिवार को चुन लिया। वो बोली इम्प्रेसिव। मैंने कहा हाँ शुक्रिया। मैं मुस्कुरा कर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, तो फिर आप भागकर कहाँ गए, मतलब कैसे रहे, कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल, हर बात से मुझको महसूस हो रहा था कि ये बहुत मासूम है, बिल्कुल नासमझ छोटी बहन सी। मैंने उसको बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की थी, और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में ही बहुत सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया था क्यों? मैंने कहा रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता था कि मेरी जाति, मेरा काम, मेरा परिवार, बस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। फिर उनके पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, फिर मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। मीरा ने मुझसे कई बार कहा कि भाग चलते हैं, मीरा मेरी वाइफ का नाम है, पर मैंने उन्हें सीधे मना कर दिया था कि हम ये काम नहीं कर सकते। मीरा ने काफ़ी बार मुझे जोर भी दिया कि भाग चलते हैं, ये वो फलाना ढिमका। मैं उन्हें हर बार मना कर दिया करता था। मैंने उन्हें समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पर लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। मोहल्ले में उस लड़के के दोस्तों में तो उसकी ठाक बन जाती है, पर उस लड़की को जीवन भर लोग अलग अलग नामों से नवाजते हैं कि बहुत चालू है, ये है वो है। वो लड़की आगे चल के 60 साल की भी हो जाएगी तो भी उसके ऊपर वो कलंक समाज द्वारा लगा ही रहेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि लड़के लड़कियों को मापने का ये नज़रिया समाज से गलत है, पर अब अपने समाज में ये है तो है। वो अपने नीचे का होंठ अपने दांतों से दबाने लगी और उसने पानी की बोतल खोली, एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ शायद कई दिन तक पानी तक ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई ऐसा काम करने की कि मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप भी तो मेरे माँ बाप के समान ही है ना, उन्हें इतना दुख मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में अधिक जानना चाहती थी। तो फिर उसने पूछा कि फिर शादी कैसे हुई आपकी? मैंने बताया कि मीरा की सगाई हो चुकी थी और अब उसके मंगेतर से उसकी फ़ोन पर बातचीत भी शुरू हो चुकी थी, पर जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी उसके ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। उसने कहा डिमांड मतलब? मैंने कहा डिमांड मतलब वही कि दहेज, लड़के को लग्जरी कार चाहिए, हमें इतने गहने चाहिए, ये वो। फिर मैंने जैसे तैसे करके उसकी शादी तुड़वा दी। इसलिए नहीं कि मेरी उससे शादी हो जाए, बट इसलिए कि मीरा उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप दोनों फिर एक हो गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा हाँ ज़रूरी नहीं माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, पर यह भी ज़रूरी तो नहीं कि प्रेमी जोड़े हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर पानी का घूंट लिया और तर्क किया कि फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला हो तो ऐसा जिसमें दोनों की रजामंदी हो। बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति होना ज़रूरी है। तुम जो करने जा रही हो वो सिर्फ तुम्हारा फैसला है, उसमें तुम्हारे माता पिता की सहमति नहीं है, और ये शायद इश्क भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो उसने कहा कि तो फिर इश्क क्या है? मैंने कहा तुम इश्क में हो तो अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये सच्चा इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा तुमने, आगे पीछे के बारे में नहीं सोचा तुमने, परिवार के बारे में नहीं सोचा, ये इश्क है। पर वो जनाब जिनके साथ तुम भागने जा रही हो, जिनके साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करने के सपने देख रही हो, क्या वो इश्क में नहीं है? मतलब वो इंसान इतनी प्लानिंग कर रहा है, मैं ये कैसे मान लूं कि कोई इंसान इश्क में भी है और वो शातिर भी है? मजनू प्यार में पागल हो गया था, उसने अपनी पहचान खो बैठी थी, उसका असली नाम कैस था, लोग उसको मजनू मजनू बुलाने लगे थे। ये होता है इश्क।
इश्क में लोगों ने पहाड़ चीर कर रास्ते बना दिए, ये होता है इश्क। इश्क में कोई चालाक और चतुराई कैसे दिखा सकता है? 3-3 ट्रेनें बदलवाना, नया मोबाइल, इस तरीके की प्लानिंग इश्क में नहीं हो सकती। तुम हो इश्क में, वो नहीं है इश्क में। लड़की अचानक खो सी गई, उसकी खिलखिलाहट और अल्हड़पन एकदम खो सा गया। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बोल गया, पर फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे जाने के बाद उनका वजन आधा हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी। क्या तुमने अपने प्रेमी को आजमा कर देखा? शायद उसका इस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अक्लमंद है, वो दिमाग से मजबूत है, वो अपने लिए कुछ अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले का हर तीसरा लौंडा ये सोचता है कि उससे प्रेम हो गया है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं। वो उनके लिए एक सिनेमा की तरह होता है, एक डेयरिंग, अपने दोस्तों में कुछ अलग कर दिखाने का फितूर टाइप का। ये इश्क नहीं है। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने चला गया। मैं फिर बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, पर मेरी निगाहें उसी की तरफ थी। थोड़ी देर में उसका मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी, कहाँ आ गई। उसके मोबाइल पे फिर मैसेज टोन बजी कि उसकी सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप से अपने बैग से आगे का टिकट निकाला और फाड़ कर फेंक दिया और मुझसे कहा कि मोबाइल दीजिए, मुझे एक फ़ोन करना है। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया, उसने फ़ोन किया और कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। उधर से पिताजी ने भी कहा कि पिताजी भी उधर से रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि पापा अब चिंता मत करिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं के सागर उमड़ पड़े थे। हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी और अपने मोबाइल से वो नई सिम निकाली और तोड़कर ट्रेन के नीचे फेंक दी, और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मेरा सभी से कहना है कि जीवन में कोई भी फैसले आप लेते हैं तो प्लीज़ एक बार आगे पीछे का सोच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।